चलो तो आज क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू करते हैं। नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट यूनिट इन्वॉल्व इन द जीडीपी, मतलब डेफिनेशन ऑफ जीडीपी डिनोट्स। तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि रेसिडेंट यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है उसका बेसिकली क्या मतलब है, जो जीडीपी में हम रेसिडेंट यूनिट कहते हैं। ए बिजनेस एंटरप्राइज विच बिलोंग्स टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया विद प्रोडक्शन यूनिट्स सोलली सिचुएटेड इन इंडिया। इसका मतलब है कि कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया की सिटीजन हो और जिसका जो काम है, जिसका जो मतलब व्यापार है वो सिर्फ इंडिया में सिचुएटेड हो। बी द यूनिट हैविंग प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर 1 ईयर और मोर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी और लीगल स्टेटस। इसका मतलब है कि या फिर कोई ऐसा यूनिट जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट 1 साल से ज़्यादा हमारी कंट्री में हो, चाहे वो नेशनैलिटी कहीं की भी हो या लीगल स्टेटस उसका कुछ भी हो। सी में लिखा है सिटीजन हाउस होल्ड विच हैड बीन लिविंग इन इंडिया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड वन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर सोलली इन इंडिया। सी में लिखा है कि कोई एक ऐसा आदमी जो इंडिया में ही रहता हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही हो। और डी में लिखा है हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस कंपोज्ड ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया अलोन लिविंग इन इंडिया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो डी में कह रहा है कि ऐसे हाउस होल्ड्स या बिजनेस एंटरप्राइजेस जो इंडिया के सिटीजन हैं और इंडिया में रहते हैं। और रीजन, हाँ मतलब रीजन, हाँ बिल्कुल सही। तो देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि एक तो इसमें इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहा है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसमें हम इकोनॉमिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जीडीपी की डेफिनेशन याद है आपको, लिखवाई थी आपको बेसिकली कि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में बेसिकली जितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनकी मनी वैल्यू। तो रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट जो होता है उसकी डेफिनेशन एक्जैक्टली बी वाली है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही वाली है, क्योंकि जो भी यूनिट जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में रहता है फॉर 1 और मोर ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी। यहाँ पर नेशनैलिटी का कोई मतलब नहीं है, लीगल स्टेटस का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो पहले हम एक एग्जांपल देते थे अक्षय कुमार साहब का, अब तो उनकी खैर सिटीजनशिप चेंज होगी, लेकिन पहले उनके पास सिटीजनशिप कहाँ की थी, कनाडा, पर फिर भी वो इंडिया के रेसिडेंट कहलाते थे, है ना। तो सिटीजनशिप से कुछ नहीं होता, लीगल स्टेटस से कुछ नहीं होता। अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में होता है तो हम उसको रेसिडेंट कहते हैं, और आप 1 साल से ज़्यादा हमारे देश में अगर रहते हो तो बी वाला जो ऑप्शन है वो एक तरह से बिल्कुल सही है, रेसिडेंट यूनिट की डेफिनेशन। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको पढ़ना है। नंबर 1, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एज इनपुट्स बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद नंबर 2, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स हुज कंजम्पशन इज रिकॉर्डेड एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो अब आपको सही ऑप्शन बताना है कि ओनली 1 is true, both 1 and 2 are true, ओनली 2 is true या नीदर 1 and 2 are true। तो पहले ए देखो, मतलब 1 देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम वो गुड्स और सर्विसेज लेते हैं जिन्हें आपने इनपुट्स की तरह यूज़ करा है। तो क्या ये बात सही है? यस, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का यही मतलब होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम किसको बोलते हैं? जब आप रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हो गुड्स को, मतलब इनपुट्स को यूज़ करते हो, उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। और सेकंड में कह रहा है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सक्लूड्स फिक्स्ड एसेट हुज कंजम्पशन इज रिकॉर्डेड एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कह रहा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम फिक्स्ड एसेट्स को नहीं लेते हैं, क्योंकि मतलब या फिर जिनका डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर लिया है। क्या बताओ, ये भी ट्रू है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में फिक्स्ड एसेट्स को नहीं लेते हैं, है ना, नहीं लेते हैं। तो ये भी ट्रू ही है बेसिकली। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? बोथ 1 and 2 आर ट्रू। चलो थर्ड, ये इजी है। जीडीपी ऑफ एनी नेशन, किसी भी देश का जो जीडीपी है, बताइए। 4 ऑप्शन है। एक्सक्लूड्स कैपिटल कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बी इज इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन। C is inclusive of indirect taxes but excludes subsidy या D none of the above। B बॉम्बे, मतलब जीडीपी में आप कह रहे हो कि कैपिटल कंजम्पशन यानी कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। हाँ सही, बिल्कुल होता है, क्योंकि ग्रॉस का मतलब क्या बताया था आपको? ग्रॉस क्या होता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब जीडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूड होता है। तो बी ऑप्शन सही है। बाकी अगर आप ए देखोगे तो वो गलत है। वैसे ए में तो कह रहा है एक्सक्लूड होता है, तो गलत हो गया। और सी में कह रहा है कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होते हैं और सब्सिडी एक्सक्लूड होती है, तो ये भी गलत कह रहा है, जबकि दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो आप बताना। वैल्यू एडेड रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। बताओ ये ट्रू है या नहीं? मतलब पहला तो ट्रू है, ठीक है। सेकंड है वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। और रीजन? तो ये ट्रू है। तो क्यों ट्रू है वो बताता हूँ आपको। देखो, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जब है ना, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के अंदर आपको अगर याद हो प्रोडक्शन चैप्टर माइक्रो में, तो उसमें 2 तरह के इनपुट्स का योगदान होता है। एक होते हैं वेरिएबल इनपुट्स, उसको लेबर कह देते हैं, और एक होते हैं फिक्स्ड इनपुट्स, उसको कैपिटल कह देते हैं, है ना। तो इन दोनों की मदद से ही तो प्रोडक्शन होती है, पहले ही बताओ। इन दोनों की मदद से ही प्रोडक्शन होती है, और प्रोडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड। तो जो उसने सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये बात भी सही दे रखी है उसमें। ठीक, तो क्या ऑप्शन बन गया सही? बी ऑप्शन बन गया। ठीक है, याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली सेम आते हैं, तो बस आप याद रखना कि क्या क्या बातें बताइए।
उसके बाद फिफ्थ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर, तो ये लगाओ कॉमन सेंस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होंगी? नॉन इकोनॉमिक मतलब कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो ए में लिखा है दोज एक्टिविटीज़ whose value is excluded from national income calculation as it will involve double counting. B में लिखा है those which produce goods and services but since these are not exchanged in a market transaction they do not command any market value. C में लिखा है those which do not involve production of goods and services as they are meant to provide hobbies and leisure time activities. और D में लिखा है those which result in production for self consumption and therefore not included in national income calculation. तुम्हारा तो कहा C तो नहीं है, क्योंकि बता रहा हूँ क्यों नहीं है। सी में लिखा है डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये गलत बात है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी ना प्रोडक्शन तो होते ही, कुछ ना कुछ तो सर्विस तो होती है। मान लो आप गाना बजाना शुरू कर दो तो कुछ सर्विस तो हो ही गई है ना, या आपको रोटी बनानी है तो कुछ गुड्स तो प्रोड्यूस हो ही गया। लेकिन नॉन इकोनॉमिक उन्हें क्यों बोलते हैं? अब आगे का सेंटेंस पढ़ो, सिंस दीज आर नॉट एक्सचेंज इन मार्केट ट्रांजेक्शन दे डू नॉट कमांड एनी मार्केट वैल्यू। तो अगर मैं गाना गा रहा हूँ तो वो इसलिए गा रहा हूँ कि भाई मेरा मन कर रहा है, मुझे बेचना नहीं है कोई आपको सॉन्ग अपना, है ना, तो इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो ये गुड्स या सर्विस तो प्रोड्यूस हो जाते हैं लेकिन ये कभी भी बाजार में पैसों के लिए एक्सचेंज नहीं करते हम इनको, इसलिए इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। इनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटर इनटू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो ऐसे ही सोच के बताना है आपको कि इनमें से नेशनल इनकम में क्या नहीं आएगा। ए में लिखा है एक्सचेंज ऑफ प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड गुड्स, मतलब कि आपने गुड्स कोई पहले बने थे या पिछले साल बने थे उनको एक्सचेंज कर लिया। बी एक्सचेंज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये भी वही बात है कि कोई सेकंड हैंड गुड्स है उसको आपने एक्सचेंज कर लिया। और सी एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, स्टॉक्स मतलब शेयर्स या बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर, यानी कि आप कोई शेयर या डिबेंचर का एक्सचेंज कर लेते। और डी में लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ याद है? वैसे ये क्लास 12 में भी सिखाते हैं बच्चों को। हाँ, और उसका लॉजिक भी बता देता हूँ, क्योंकि देखो अगर कोई गुड्स पहले प्रोड्यूस हो चुके हैं तो इसका मतलब वो पहले नेशनल इनकम में आ चुके हैं, तो अब हम इन्हें दोबारा से नहीं लेंगे नेशनल इनकम में। सेम लॉजिक विद द सेकंड हैंड गुड्स, क्योंकि ये पहले प्रोड्यूस हो चुके तो इनको हम दोबारा से नहीं लेंगे नेशनल इनकम में। और जो ये शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं इन्हें माना जाता है कि ये तो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनसे कोई प्रोडक्शन नहीं होती देश में, है ना, तो इसीलिए इनको भी हम नेशनल इनकम में नहीं लेते। तो बेसिकली हम किसी को भी नहीं लेते, तो ठीक हो गया। उसके बाद सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स इनटू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अभी समझ रहे कि किसको आप इंक्लूड करोगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, तो देख लेते हैं। 1 वैल्यू ऑफ सर्विसेज दैट अकम्पनी द सेल। B addition to the inventory stocks of final goods and materials. C stock and bonds sold during the current year. और D A and B। तो बताओ, क्योंकि C को तो लेना नहीं, ये तो आपने अभी देख लिया। और A और B को हम लेते हैं क्योंकि एक में हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो बेचेंगे और एक में हम अपने स्टॉक में बढ़ोतरी कर रहे हैं जो कि प्रोडक्शन है, तो A और B को हम इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद 8th GNP MP इस फॉर्मूला बताना है आपको। GNP MP का ऑप्शन क्या होगा? तो क्या था फॉर्मूला? नेशनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFI। तो GNP MP का फॉर्मूला है GDP MP प्लस NFI, है ना। उसके बाद 9th चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। ए में लिखा है GNP इंक्लूड्स अर्निंग ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशंस ओवरसीज, मतलब कि इंडियन कॉर्पोरेशन ओवरसीज का मतलब समझ लो कि जैसे USA के अंदर कोई SBI की ब्रांच है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इंडियन कंपनी ओवरसीज में है। तो GNP इंक्लूड्स अर्निंग ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन ओवरसीज एंड इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग ओवरसीज, यानी कि वही US के अंदर मान लो कोई इंडियन आदमी काम कर रहा है, रामू, बट GDP डज नॉट इंक्लूड दीज, कह रहा है लेकिन GDP में ये दोनों नहीं आएंगे, ना तो ये ना ये। तो पहले बताओ कि क्या ये बात सही है? हाँ, लास्ट वाली तो सही है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम, मैंने आपको बताया था जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो टेरिटरी का कॉन्सेप्ट होता है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि अगर ये आदमी या कंपनी इंडिया में नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो लास्ट का सेंटेंस तो सही है कि GDP में ये दोनों नहीं आएंगे, लेकिन अब आपको बताना है कि क्या ये GNP में दोनों आएंगे, नेशनल प्रोडक्ट में क्या ये दोनों आएंगे? हाँ, नेशनल इनकम में आएंगे, क्योंकि नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। नेशनल प्रोडक्ट कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? रेसिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर SBI हमारा रेसिडेंट है तो यस नेशनल प्रोडक्ट आएगा, रामू हमारा रेसिडेंट है तो यस नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। तो जो ए स्टेटमेंट दे रखा है वैसे वो बिल्कुल सही दे रखा है, तो ए ही मुझे लगता है आंसर बन जाएगा वैसे तो आपका, लेकिन फिर भी BCD पढ़ लो, कुछ गलती होगा उसमें। जैसे बी में दे रखा है NNPFC मतलब नेशनल इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न इन डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस NFI दे रखा है, तो गलत हो गया, जबकि होता है फॉर्मूला प्लस NFI। सी में लिखा है कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ GDP, तो गलत हो गया, जबकि ये तो इंक्लूड होता है ना, GDCF का पार्ट होता है। और डी में लिखा है NDP MP इक्वल टू GDP MP प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये भी गलत हो गया, तो वैसे भी ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो 10th इजी है, तो बताओगे द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज। MP और FC का डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन सी में ये गड़बड़ दे रखी है, प्लस दिया हुआ है, ठीक।
तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो बी। उसके बाद 11th है, इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, कह रहे हैं अगर NFIA पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो ऐसे मान लो कुछ भी एज्यूम कर लो, NFIA मान लो है 10 और डोमेस्टिक इनकम है मान लो 100, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, तो आपकी नेशनल इनकम कितनी आ जाएगी 110 है ना। तो हमने मनगढ़ंत फिगर एज्यूम कर ली। अब आप पढ़ो कौन सा पॉइंट इसमें से ट्रू बन जाएगा। ए में लिखा है नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, बी में लिखा है नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम, सी में लिखा है नेट एक्सपोर्ट्स विल बी नेगेटिव, तो ये तो खैर कोई लेना देना ही नहीं, और डी में लिखा है डोमेस्टिक इनकम विल बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम। तो क्या है सही ऑप्शन ए, क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम से ग्रेटर है। नेशनल इनकम है 110 और डोमेस्टिक इनकम है 100, ठीक है। तो ये हमने एज्यूम करा था, आप कुछ भी एज्यूम करोगे तब भी बनेगा 2A ही बनेगा। जैसे आप कुछ भी एज्यूम कर लो, चलो जैसे डोमेस्टिक इनकम आप 100 मत मानो, जो फिगर आप बोलोगे वो मान लूंगा, चलो तो मान लो आपने बोला 500, तो भी आपकी नेशनल इनकम कितनी आएगी 500। तो आप कुछ भी एज्यूम करोगे नेशनल इनकम हमेशा ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। उसके बाद 12th, तो सिंपल है, बताइए GDP पर कैपिटा इज, GDP पर कैपिटा कह रहा है क्या है। ए में तो लिखा है ए मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन, बी में लिखा है एक्चुअल करंट इनकम रिसिप्ट्स ऑफ पर्संस, सी में लिखा है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, और डी में लिखा है A and C अबव। और सी में क्या गड़बड़ है, सी भी है, सी भी तो सही है ना, एक तरह से वो फॉर्मूला दे रखा है और उस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन ए में दे रखी है, तो ए और सी दोनों सही है, बी गलत है बस। सी वाला वो क्या होता है, देखो GDP क्या होता है, मतलब GDP मतलब एक तरह से कह सकते हो आप नेशनल इनकम, एक तरह से है ना, क्योंकि कई बार हम GDP को या नेशनल इनकम को इंटर रिप्लेस भी कर लेते हैं वैसे। और पर कैपिटा का मतलब क्या हो गया, क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो GDP पर कैपिटा का क्या फॉर्मूला बन गया, एक तरह से नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, समझ गए। तो सी ऑप्शन में उसने वही दे रखा है कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, तो ये मारो तुक्का कि इनमें से ट्रांसफर पेमेंट कौन है। ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, और बाढ़ आने की वजह से सरकार ने कॉम्पनसेशन दे दिया, तो ये भी है ऑल ओवर। क्योंकि आपको वैसे भी पता ही है फैक्टर इनकम होती है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट, तो इन चारों को छोड़कर अगर कोई फ्री में इनकम मिल रही है तो वो ट्रांसफर इनकम है, तो ये सब ट्रांसफर इनकम। उसके बाद 14, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स, तो लगाओ दिमाग, सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्स्ड इनकम जो है वो क्या है पूछ रहा है। नेट प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, वेजेस रिसीव्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, कंबाइंड फैक्टर पेमेंट्स व्हिच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, या वेजेस। सी, क्योंकि मिक्स्ड इनकम में बताया था ना कि इसमें सारी ही फैक्टर पेमेंट्स कंबाइन होकर आती हैं जिन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते। और लास्ट MCQ 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम, तो इसके लिए वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जो आपको लिखवाया था कि अगर आप पर्सनल इनकम निकाल रहे हो तो एक वो बादल में लिखवाया था स्टारों के बीच में, तो कह रहा है कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नहीं नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करना पड़ेगा। भाई देखो नेशनल इनकम तो होती है एक तरह से मेहनत वाली इनकम, फैक्टर इनकम है ना, और मैंने आपको बताया था कि जब हम पर्सनल इनकम की बात करते हैं तो उसमें आपकी मेहनत के साथ साथ फ्री की इनकम भी जोड़ लेते हैं, तो इसका मतलब हमें क्या जोड़ना है, और फ्री वाली इनकम। और फ्री वाली इनकम कौन सी है, ये ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स को फ्री में पैसे मिले या ट्रांसफर पेमेंट्स मिले वो एक तरह से जुड़ जाता है, ठीक है। चलो तो ये तो हो गए MCQ। अब न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं, तो इलस्ट्रेशन 7 से करते हैं। सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन, कह रहा है आपको डेप्रीसिएशन की वैल्यू निकालनी है व्हेन GDP MP ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर वाज 1100 करोड़, GDP MP आपको 1100 करोड़ दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाज 100 करोड़, और वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी वाज 150 करोड़, मतलब NIT, एंड नेशनल इनकम वाज 850 करोड़। नेशनल इनकम का मतलब हो गया NNPFC, ठीक है। तो मतलब आपको GDP MP दे रखा है, आपको NNPFC दे रखा है, आपको NFIA दे रखा है, आपको NIT दे रखा है, आपको डेप्रीसिएशन बस फाइंड करना है। समझ गए क्वेश्चन, चलो तो करो पहले 3 मिनट आपके, फिर देखते हैं। चलो तो मैं आपको बताता हूँ, देखो GDP MP जो है ना, मान लो आपको उसको फॉर्मूले के तौर पे लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू NNPFC माइनस NFIA, क्योंकि देखो आपको नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA माइनस कर दोगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है वो, प्लस NIT, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में प्लस NIT कर दोगे तो मार्केट प्राइस बन जाता है वो, और प्लस डेप्रीसिएशन, क्योंकि नेट के अंदर डेप्रीसिएशन जोड़ देते हो तो ग्रॉस बन जाता है। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आप इसमें सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो। GDP आपको दे रखा है MP 1100, NNPFC आपको दे रखा है 850, NFI आपको दे रखा है 100, NIT आपको दे रखा है 150, प्लस डेप आपको फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके डेप निकालो, देखो कितना आएगा,
कितना आ रहा है 1900 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 200 करोड़। सही आ रहा है। ठीक है, तो समझ गए इसमें आपको कौन सा फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है, मतलब जो आपका बेसिक कन्वर्जन होता है एक तरह से। ठीक है, चलो तो नोट कर लेना आंसर। वैसे तो देख लेते हैं किताब वालों का भी। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 200। ओके, चलो उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा मजेदार है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट, दो चीज़ें निकालनी है, NNP-MP एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, तो एक फ्लो चार्ट बनवाया था आपको, या कॉन्सेप्ट जो समझाया था उसमें डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम सबसे एंड में निकलता है। ठीक है, तो दो चीज़ें निकालनी, बाकी ये आइटम्स आपको दे रखे हैं। NDPFC दे रखा है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू गवर्नमेंट दे रखा है, नेशनल डेट इंटरेस्ट दे रखा है, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट दे रखा है, प्राइवेट डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, NFIA दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, डायरेक्ट टैक्स भी दे रखा है, सब्सिडीज दे रखी हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट के टैक्स दे रखे हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दे रखे हैं। चलो तो करो पहले ट्राई, देखते हैं फिर क्या है। चलो तो ये वाला मेरे साथ साथ सीख लो अच्छे से बहुत, फिर मैं आपको अगला वाला दूंगा, वो अपने आप करना ट्राई। देखो, तो इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी है। ठीक है, पहला तो निकालना है NNP-MP, तो वो कैसे निकलेगा। देखो, आपको सबसे पहला आइटम दे रखा है NDPFC। ठीक है जी, NDPFC का वैसे मतलब होता है कि ये डोमेस्टिक इनकम है, राइट, 14,900। अब NNP-MP निकालना है, जो हमारे लिए कैसे निकल सकता है, बस हमें कन्वर्ट करना है। जैसे हम अगर लिखते हैं NDPFC प्लस NFIA और हम लिखते हैं प्लस NIT, तो ये बन जाएगा NNP-MP। ठीक है, पहले इतना ओके हो गया ये तो कन्वर्जन, क्योंकि हमने फॉर्मूले क्या लिख रखे हैं। देखो, नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, और इसी तरह मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स के। ठीक है, तो अब आपको इसमें से वैल्यूज पुट करनी है। NDPFC आपको कितना दे रखा है 14,900। ठीक है, NFIA कितना दे रखा है आपको, ये देखो 80, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसका फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो आप 335 में से 262 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 73, ये यार है। ठीक है, तो 73 हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब तीनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है 15,053, 15,053। तो पहले NNP-MP क्लियर हो गया, वो सिंपल हो गया। ठीक है, अब जो सिखाऊंगा वो बिल्कुल ध्यान से सीखना दोबारा से, फिर ताकि अगला क्वेश्चन आप कर सको। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से सुनना। आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, फ्लो चार्ट मतलब बनवाया था, और उस समय भी सिखाया था कि मान लो ये मेरे देश की टोटल डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है जी, अब अगर मैं इसमें से गवर्नमेंट वाली इनकम माइनस कर दूँ तो किसकी बच जाएगी इनकम, बताओ। NDPFC किसका बच जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, फिर उसमें प्राइवेट सेक्टर वालों की जो भी मतलब ट्रांसफर वाली इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम मतलब जो भी उन्होंने फ्री फंड में कमाया, मान लो किसी प्राइवेट कंपनी को कहीं से डोनेशन मिल गई है ना, या किसी प्राइवेट कंपनी को कहीं से रेमिटेंस मिल गया, या किसी प्राइवेट कंपनी को इंटरेस्ट मिल गया, उसको नेशनल डेट इंटरेस्ट बोलते हैं, बताया था आपको। तो अगर आप वो भी जोड़ लोगे तो फिर इस इनकम को क्या बोलेंगे, बताओ, प्राइवेट इनकम। इस इनकम को क्या बोलते हैं, प्राइवेट इनकम, मतलब किसी कंपनी की इनकम। अब कंपनी अपनी इनकम पर, जैसी कंपनी को इनकम होती है, सबसे पहले वो क्या पे करती है, टैक्स पे करती है, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, ये पे करती है। थोड़े से पैसे वो अपने पास रिटेन कर लेती है, ये जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो जो पैसे बच गए इन दोनों को मतलब हटाने के बाद, उसे क्या बोलेंगे बताओ, पर्सनल इनकम। बिल्कुल सही, क्योंकि इसका मतलब इतने रुपए ही कंपनी ने लोगों को दिए होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम। जो बच गया यहाँ तक जो पहुंचा, पहले इतना याद आ रहा है। अब मान लो आपकी जेब में 100 रुपये पहुंचे, तो आपकी जेब में अगर 100 रुपये पहुंचे तो फिर आगे क्या होगा बताओ, क्या सिखाया था आपको, टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, तो आप अपना सरकार को जो टैक्स देते हो वो एक तरह से हो गया डायरेक्ट टैक्स। और अगर मान लो आप बाइक चला रहे थे हाथ छोड़ के, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, है ना, वो भी बताया था अगर कोई है। तो फिर जो बचेगी इनकम, उसको क्या बोलेंगे अल्टीमेटली, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। उसको क्या बोलेंगे, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो इस क्वेश्चन में आपसे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकलवाई जा रही है, मतलब सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालना है। तो पूरा फ्लो समझिए कि कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे खत्म होगा। तो मैं करवा देता हूँ, देखो इस क्वेश्चन में दोबारा से ऊपर से देख लो। अब शुरू से शुरू कर देखो, तो देखो हमें डोमेस्टिक इनकम कितनी दे रखी है, NDPFC कितना दे रखा है, देखो 14,900। ठीक है, तो आप चाहें जल्दी जल्दी शॉर्ट में मेरे साथ लिखते रहो, 14,200 NDPFC। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेना वैसे ना। फिर गवर्नमेंट सेक्टर को कितना एक्रू हो रहा है, देखो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर कितना हो रहा है 150। तो आप ये 150 माइनस कर दो। ठीक है, अब जो ये बीच में पड़ा हुआ है इसको भी छोड़ दो, ऐसी हमें इससे मतलब नहीं है। अब प्लस ट्रांसफर इनकम। अब देखो कि किसी प्राइवेट कंपनी को कोई मुफ्त में इनकम मिल रही है, देखो हाथ का निशान बना रहा हूँ, नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, तो इन्हें 30 रुपये मिले फ्री के, और उसी के ऊपर एक और हाथ का निशान देख लो, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट 60 रुपये इन्हें सरकार से मिले फ्री के, और उसी के ऊपर एक और हाथ का निशान देख लो, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट
170 इन्हें, ये भी फ्री के मिले। तो ये तीनों इनकम एक तरह से फ्री फंड की इनकम है, ट्रांसफर इनकम्स होती है। ये तीनों इनकम क्या है कि प्राइवेट सेक्टर की मुफ्त की कमाई, फ्री वाली कमाई। तो 170, 60 और 30 इन तीनों को जोड़ लेते हैं, है ना। तो वो आप जोड़ लो 170, 30 और 60। समझ लो क्या हो रहा है प्रोसेस। तो आप शॉर्ट में लिख लेना, उसकी ट्रांसफर इनकम जोड़ लिया और नेशनल रेट इंटरेस्ट जोड़ लिया, तो 60 और 30 और 170। तो यहाँ तक अगर आंसर निकाल दूंगा तो प्राइवेट इनकम आ जाएगी। यहाँ तक अगर आंसर निकाल दूंगा तो प्राइवेट इनकम आ जाएगी, लेकिन हालांकि हमें जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो चीज़ें क्या माइनस करनी है हमको, प्रॉफिट टैक्स और रिटेन अर्निंग। तो देखो लास्ट के दो आइटम्स देखो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट पर टैक्स कितना दे रखा है 222, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कितना दे रखा है कंपनी का 105। तो 222 और 105 को माइनस कर देते हैं। तो 222 और 105 को माइनस कर दो। तो अगर आप इतना आंसर निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो पर्सनल इनकम। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, तो छोड़ दो। अब फाइनली देखते हैं कि पर्सनल आदमी ने कितना डायरेक्ट टैक्स पे करा है, और कोई फाइन अगर पे करा है तो वो भी देखते हैं। तो अब देखो सवाल में तो कितना दे रखा है डायरेक्ट टैक्स 100, बाकी कोई फाइन तो दे नहीं रखा, तो वो छोड़ दो फाइन। तो 100 रुपये का डायरेक्ट टैक्स पे करा है, वो माइनस कर दो, फाइन कुछ है नहीं। तो अब जो आंसर आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो एक बार निकालो कैलकुलेटर पर, ऊपर से शुरू करके 14,900 माइनस 150 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 170 है ना। उसके बाद माइनस 222 माइनस 105 माइनस 100 रुपये का टैक्स। अच्छा NFI दे रखा था इनको, ओके। तो एक काम और कर, कितना आ रहा है आपका आंसर 14,583, ठीक है ठीक है। तो हमने डोमेस्टिक इनकम लिया था ना, डोमेस्टिक इनकम, और NFI दे रखा था 80। तो एक काम कर देता हूँ मैं, ऊपर वैसे जोड़ना चाहिए था लेकिन मैं लास्ट में जोड़ देता हूँ। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर NFI जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये नेशनल इनकम। तो मैं ऊपर नहीं जोड़ पाया, मैं भूल गया था, लेकिन आप 80 नीचे जोड़ लो, अलग से जोड़ लो, NFI यहाँ पे जोड़ लो। तो यहाँ पर वैसे जोड़ते हैं NFI, तो लिख देता हूँ। तो प्लस 80 आप यहाँ जोड़ लो। तो एक बार NFI और जोड़ लेना, तो फिर कितना फाइनल आंसर आ जाएगा 14,663 करोड़। तो ये आपकी इसका मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाएगी 14,663। यही आ रही है, चेक कर लो। बाकी मैं किताब वालों का चेक कर ले रहा हूँ। तो देखो किताब वालों का दिखा देता हूँ आपको। NNP-MP का आंसर तो ये रहा जो आपका था 15,053, और डिस्पोजेबल इनकम का आंसर है 14,663। तो किताब वालों के दोनों ठीक है, मतलब ठीक है। तो दोनों आंसर ओके हो गए, NNP-MP 15,053 और डोमेस्टिक इनकम 14,663। तो लेकिन आप ये ध्यान रखो, ये वाला फ्लो चार्ट ध्यान रखो, ये ठीक है, कि देश की इनकम में से पहले गवर्नमेंट सेक्टर का हटा दो, फिर प्राइवेट सेक्टर वालों की फ्री की इनकम जोड़ लो तो प्राइवेट इनकम आ जाएगी, फिर उनका प्रॉफिट टैक्स और रिटेन अर्निंग माइनस कर दो तो पर्सनल इनकम आ जाएगी, और पर्सनल आदमी का डायरेक्ट टैक्स और फाइन माइनस कर दो तो डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। तो ये पूरा अगर चार्ट याद हो गया तो ओके हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन दूँ तो उसमें आपको बिल्कुल सेम इसी तरह निकालना है। अच्छा ठीक है, तो आप इलस्ट्रेशन 6 करना, इसमें लिखा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट नेशनल इनकम। तो आपको NNP-FC निकालना है और पर्सनल इनकम निकालनी है इस बार। तो दो चीज़ें निकालनी है और ये आपके आइटम्स दे रखे हैं, ठीक है। तो करो, 10 मिनट का टाइम है, फिर बताना। चलो तो बच्चे कहने कर लिया, तो देखते हैं एक बार आओ। तो पहले NNP-FC निकालते हैं। देखो उसने हमें क्या दे रखा था, उसने हमें दे रखा है NNP-MP, ठीक है। तो NNP-FC निकालने के लिए क्या करेंगे, NNP-MP माइनस NIT, ठीक है। तो ये ओके। तो NNP-FC आपको दे रखा है 1891, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इन दोनों को यूज़ करके कितना आ जाएगा 145, ठीक। तो ये तो आ गई आपकी नेशनल इनकम, ठीक है। कितनी आ रही है 1746। तो पहला पार्ट ओके, ये समझ आ गया, ठीक है। अब देखो फिर से वही लॉजिक चलते हैं। अब आप इसमें से अगर सरकारी हिस्सा हटा दोगे तो क्या बचेगा, मतलब कि नेशनल इनकम में प्राइवेट सेक्टर वालों का कितना हिस्सा है ना, वही बचेगा। और फिर उसमें प्राइवेट वालों की हम जितनी भी फ्री की इनकम है ट्रांसफर वाली या नेशनल डेट इंटरेस्ट वाली, वो जोड़ लेंगे, है ना। ये सिखाया था। तो पहले इतना पढ़ाओ करते हैं। तो अब देखो सरकार का हिस्सा कहाँ है, सरकार का हिस्सा क्या है बताओ। एक तो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, और आपको अगर देखो फॉर्मूले में सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ये दो कंपोनेंट्स लिखवाए थे। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं कि भाई ये सरकार का हिस्सा है, यानी कि इसकी अंग्रेजी थी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू गवर्नमेंट। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं सरकार का हिस्सा, ठीक है। तो कितना आ गया इन दोनों को मिलाकर 55। तो ये आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, पहले इतने पढ़ा होगा आंसर 1691, ठीक है। पहले यहाँ तक पहुँच गए। अब हम इसमें प्राइवेट सेक्टर की
ट्रांसफर वाली फ्री की इनकम और नेशनल डेट इंटरेस्ट जोड़ते हैं। देखो वो कहाँ दे रखी है, ब्लू कलर कर देता हूँ। एक तो ये रहा इंटरेस्ट और नेशनल डेट 15 रुपये। पढ़ो अगला आइटम क्या दे रखा है, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से मिले 35 रुपये फ्री के, और करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 20 रुपये। तो ये तीनों मुफ्त की इनकम हो गई, 15, 35 और 20। तो ये जोड़ लो, 15, 35 और 20, तो कितना आ जाएगा 1761। ठीक है, तो इसका मतलब ये आप कहाँ तक पहुँच गए, प्राइवेट इनकम तक। पहले इतना ओके हो गया। अब इसमें से दो चीज़ें और माइनस करूँगा जब, तो पर्सनल इनकम आ जाएगी। दो चीज़ें क्या माइनस करेंगे हम इसमें से, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग, तो वो आपको दोनों लास्ट में दे रखी है। ये देखो, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब वही रिटेन्ड अर्निंग, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 25 रुपये। ठीक है, तो 25 रुपये कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स माइनस कर दो, और 25 रुपये की जो सेविंग करी है वो भी माइनस कर दो। तो करो एक बार माइनस, 25 रुपये भी और 25 रुपये भी, तो कितना आ जाएगा 1711 करोड़। तो ये आपका पर्सनल इनकम का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपसे पर्सनल इनकम पूछ रहा था, तो पर्सनल इनकम कितनी आ गई 1711 करोड़। ओके, तो चेक कर लेते हैं किताब का। तो किताब वालों का भी सही आ रहा है, नेशनल इनकम 1746 और पर्सनल इनकम 1711 करोड़। ठीक है, तो ओके हो गया वाला। चलो, तो ये भी हो गया जी। अब अगले क्वेश्चन करते हैं, वो आपके थोड़ा थोड़ा 12th वाले बेस्ड है, जिसमें नेशनल इनकम निकालनी है। चलो इलस्ट्रेशन 9 भी देखते हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो आपको नेशनल इनकम निकालना है वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, चलो तो ये आप करो ट्राई, ये तो बिल्कुल 12th क्लास की तरह है सब कुछ, तो ट्राई फिर देखते हैं क्या है। चलो तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसका मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और माइनस करते हैं हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आप इसमें पहले वैल्यूज पुट कर लो। सेल्स आपको कितनी दे रखी है 700, और चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करते हैं फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देते हैं, तो 400 माइनस 500 कितना आ जाएगा -100। ठीक है, पहले यहाँ तक ओके। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको कितनी दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 350। तो पहले आप इतना सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है 250। ठीक है, अब आपको निकालनी है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब NNPFC। तो इसका भी फॉर्मूला वैसे लिख रखा है आपको, GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो GDPMP 250, अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है 150 माइनस कर दो, प्लस NFIA की वैल्यू क्या है 30, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एक्साइज टैक्स, और माइनस सब्सिडी, तो 110 माइनस 50 कर दो 60। अब इस मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है 70 करोड़। तो इसका मतलब नेशनल इनकम आ गई 70 करोड़। हाँ तभी गड़बड़ आ रहा था मैं। ठीक है, समझ आ गया। तो 70 करोड़ आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार किताब वालों का भी, 70 करोड़। ठीक, चलो एक और करते हैं। इलस्ट्रेशन 10, इसमें लिखा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रॉम द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस पेज पर दे रखी है, बाकी तीन चीज़ें आपको दे रखी है, NIT 500, डेप्रिसिएशन 200 और मिक्स्ड इनकम 400। चलो तो मैं ये यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप यहीं से देख लेना। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 500 दे रखा है, डेप्रिसिएशन 200 दे रखा है, और मिक्स्ड इनकम 400 दे रखी है। ये इन्फॉर्मेशन है, और आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। चलो तो करो ट्राई, 5 मिनट का टाइम लो, फिर देखते हैं। चलो तो कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो पहले तो उसने हमको सेल्स दे रखी है 4000, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 600। ठीक है, तो आपने जैसे कि पुराना मेथड जो लगाया था, तो उसमें आपने वैल्यू एडेड मेथड में फॉर्मूला लिखा था ना, GDPMP इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही था। सेल्स आपको दे रखी है 4000, चेंज इन स्टॉक दे नहीं रखा तो छोड़ दो, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखी है 600। तो GDPMP पहले आपका आ जाएगा 3400। पहले तो आपको यहाँ तक पहुँचना है, ये है स्टेप 1 कि GDPMP कितना आएगा 3400। ठीक है, पहले स्टेप 1 समझ आ गया। अब स्टेप 2 यहाँ कर देता हूँ। अब स्टेप 2 है कि आप NDPFC निकाल लो, मतलब डोमेस्टिक इनकम निकाल लो। तो वो हो जाएगा GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। तो डेप्रिसिएशन 200 माइनस कर दो और NIT 500 माइनस कर दो, तो आपका NDPFC का आंसर कितना आ जाएगा 2700। तो ये आपका हो गया स्टेप 2, आप यहाँ तक पहुँच गए, यानी आपने डोमेस्टिक इनकम निकाल ली। ये आपका हो गया स्टेप 2। याद है क्या? अब डोमेस्टिक इनकम का अपना एक फॉर्मूला था NDPFC का, या डोमेस्टिक इनकम का अपना एक फॉर्मूला था, बताओ किसको याद है डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला।
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, यही था ना जी। तो अब इसमें आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई कितना दे रखा है 800, ऑपरेटिंग सरप्लस तो फाइंड करना है, और मिक्स इनकम कितना दे रखा है 400। ठीक है, तो देख लो भाई बहनों, डोमेस्टिक इनकम का यही था फॉर्मूला, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो उसने आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई दे रखा है 800 और मिक्स इनकम दे रखी है 400। तो बस अब आप इस गणित को सॉल्व करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लो, कितना आएगा, कितना आ रहा है 1500 से। तो 1500 इज योर फाइनल आंसर ऑपरेटिंग सरप्लस। तो 1500 के अंदर आता हो क्या प्रॉफिट? हाँ हाँ, और प्रॉफिट तो नहीं दिया। हाँ, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट होना जरूरी, नहीं तो फिर तो बच्चा गली मोहल्ले में इन दोनों को जोड़ के कहते आंसर आ गया, तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना। ठीक है, समझ आ गया? तो किताब वालों को भी दिखा देता हूँ। तो मतलब इसी तरह से आप करोगे तो फाइनल आंसर ऑपरेटिंग सरप्लस का आ जाएगा 1500 करोड़। ठीक है, तो समझ आएगा वाले क्वेश्चन? चलो।